नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। जी न्यूज के सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ट्वीट कर लिखी ये बात। जी हां दोस्तों, जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुधीर चौधरी ने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। चौधरी ने ट्वीट किया, ये रहा मेरा पुलित्जर पुरस्कार, सच की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रशस्ति पत्र साझा कर रहा हूं। मेरे खिलाफ केरल पुलिस द्वारा गैर जमानती धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। असुविधाजनक तथ्यों को उजागर करने का पुरस्कार, मीडिया के लिए एक स्पष्ट संदेश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों की घर वापसी का किराया देगी प्रदेश कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया है। इसके चलते काफी संख्या में मजदूर, छात्र और पर्यटक दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। बिहार में भी दूसरे राज्यों के मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। अब ये लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी ने बिहार में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के घर वापस जाने के लिए ट्रेन का किराया वहन करने का ऐलान किया है। बिहार कांग्रेस पार्टी ने बताया कि बिहार में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत इनकी घर वापसी के लिए ट्रेन का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। बिहार कांग्रेस ने इसको लेकर एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसे बिहार में फंसे मजदूर, छात्र और पर्यटक भरकर जमा कर सकते हैं और घर वापसी के लिए ट्रेन का किराया बिहार कांग्रेस से प्राप्त कर सकते हैं। पार्टी ने कहा कि ट्रेन के किराए का पैसा भारतीय रेल या फिर बिहार सरकार के पास जमा कराया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने के रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। सरकार को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि जब विदेश में फंसे भारतीयों को बिना खर्च के वापस लाया जा सकता है। गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं और रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर संकट के समय में मजदूरों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकते हैं। दरअसल दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन चला रही है। जब इन मजदूरों रेलवे द्वारा किराया लेने की खबर आई तो जमकर आलोचना हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैकेज का ऐलान करने से डर रही मोदी सरकार, पीएम केयर्स का ऑडिट जरूरी, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इसका ऑडिट होना जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और फंड में कितना पैसा आना चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स खुले में रखने की बात कही। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त सरकार लोगों का डर नहीं दूर कर पा रही है। आखिर लॉकडाउन कब तक रहेगा? सरकार को लोगों को साफ बताना होगा। कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए ये डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में जून और जुलाई के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की मांग की और न्याय योजना लागू करने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए खत्म हुए सारे श्रम कानून, कंपनियों को मिले अधिकार, कभी भी कर सकती है हायर और फायर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अध्यादेश को पारित कर अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में सभी लेबर लॉ यानी श्रमिक कानून को निलंबित करने का फैसला लिया है।
सूबे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है। योगी सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना के संकट के चलते सूबे में आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उससे निपटने में मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानून से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पारित किया दी गई है। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष भेजा गया है। इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प हो गई थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड डायरेक्टर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किया याद, बोले वह अच्छे प्रधानमंत्री थे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा अपने बेबाक विचारों के लिए खूब जाने जाते हैं। लॉकडाउन के बाद भी डायरेक्टर अक्सर अपने विचारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और कहा कि मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री थे। अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट को लेकर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने लॉकडाउन से जुड़े कई ट्वीट भी किए हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए लिखा, मनमोहन सिंह जी अच्छे प्रधानमंत्री थे। बता दें कि अनुभव सिन्हा ने इतर ट्विटर पर मनमोहन सिंह का इंडिया हैशटैग भी खूब ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा अनुभव सिन्हा ने लॉकडाउन पर भी अपने रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, लॉकडाउन से समस्या हल नहीं होने वाली थी, लॉकडाउन करके समस्या सॉल्व करनी थी। बता दें कि डायरेक्टर अक्सर सामसाइक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं। अनुभव सिन्हा फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने के बाद भी सामाजिक मुद्दों पर बखूबी पकड़ रखते हैं। राजनीतिक मुद्दों से लेकर सामाजिक आर्थिक हर चीजों पर अनुभव सिन्हा अक्सर ट्वीट करते हैं। डायरेक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उनके द्वारा निर्मित थप्पड़ रिलीज हुई थी, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने मुख्य भूमिका अदा की थी। साथ ही दिया मिर्जा भी फिल्म में अहम भूमिका में नजर आई थी। यह फिल्म पूरी तरह घरेलू हिंसा पर आधारित थी, जिसने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शराब की दुकानें खोलने पर सरकार को नोटिस जारी, अब 12 मई को सुनवाई। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है और याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। अधिवक्ता सुनील चौधरी की ओर से दाखिल याचिका में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने को आत्मघाती बताते देते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि शराब की दुकानों पर भारी भीड़ न लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी, इससे महामारी के फैलने की आशंका व्याप्त हो गई है। यह भी कहा गया है कि यदि आर्थिक कारणों से शराब बिक्री जरूरी हो तो इसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी सिस्टम से बेचा जाए। बुधवार को प्रदेश में महंगी की गई शराब की दुकानें खोलने के साथ ही बुधवार को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में देशी और विदेशी शराब के दामों में 5 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की वृद्धि के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इससे सरकार को इस साल करीब 2350 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छे लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते, ये बात सिख और अन्य धर्मों के लिए भी है। जी हां दोस्तों, टीएमसी के पूर्व सांसद ने कहा, मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता कि दैनिक जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन क्या आप राशन की दुकानों की जगह शराब के लिए कतार में खड़े इतने लोगों की कल्पना कर सकते हैं? मोदी जी को देखना चाहिए कि कितने लोग शराब के आदी हैं। लोग हंस रहे हैं और शराब पीते वक्त मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ यही चाहती है। इदरीस अली ने केंद्र सरकार पर प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये सरकार प्रवासी मजदूरों की सेवा करने में असमर्थ है और जिन्हें जरूरत है उन्हें खाना तक मुहैया नहीं करा पा रही है। पहले केंद्र सरकार सभी को खाना, कपड़े उपलब्ध कराए, अन्य जगह फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को वापस पहुंचाए। क्या अल्कोहल पीना जरूरी है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विरोध के बाद बैकफुट पर कर्नाटक सरकार, शुरू होगी मजदूरों के लिए ट्रेन। जी हां दोस्तों,
कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन रद्द करने का फैसला बदल दिया है। येदियुरप्पा सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही थी और विपक्ष भी हमलावर हो गया था। ट्रेन रोके जाने के बाद प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर के लिए पैदल या साइकिल से चलना शुरू कर दिया था। इसे देखते हुए सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इसी के साथ यह भी ऐलान हुआ कि ट्रेन शुक्रवार को कर्नाटक से बिहार के लिए रवाना होगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेन शुरू की जाएंगी, लेकिन अभी इस अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। अन्य राज्यों के लिए ट्रेन तभी रवाना होंगी जब संबंधित राज्य की सरकारें प्रवासियों के प्रवेश की इजाजत देगी। ताजा स्थिति के मुताबिक बिहार ने अपने लोगों की वापसी के लिए हरी झंडी दिखा दी है, लिहाजा शुक्रवार को एक ट्रेन प्रवासियों को लेकर कर्नाटक से निकलेगी। कर्नाटक की ओर से कुछ राज्यों को पत्र लिखकर उनके फैसले के बारे में जानकारी ली गई है। जिन जिन राज्यों में प्रवासियों को भेजा जाना है, वहां के मुख्य सचिव, राजस्व विभाग और नोडल अधिकारी को पत्र भेजा गया है। ट्रेन चलाने को लेकर इन अधिकारियों से इजाजत मांगी गई है। संबंधित अधिकारियों की ओर से इजाजत मिलते ही टूरिस्ट, छात्र, तीर्थ यात्रियों और श्रमिकों को ट्रेन के जरिए भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक बिहार ने इसकी अनुमति दे दी है। बिहार से अनुमति मिलने के बाद अब शुक्रवार 8 मई से 15 मई तक हर दिन एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। हालांकि अभी यूपी, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों से अनुमति का इंतजार है। आज की तारीख में सिर्फ बिहार ने अपने लोगों की वापसी के लिए इजाजत दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासियों के आवेदन लेने हुए बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में जारी लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। एक तरफ खाने को अन्न नहीं और दूसरी तरफ मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने के लिए पुलिस थानों में जमा हो रहे आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है। इससे महाराष्ट्र में फंसे यूपी के लाखों प्रवासी मुश्किल में पड़ गए हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार ने शर्त रखी है कि महाराष्ट्र में सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन करें और फिर कोविड की जांच के उपरांत ही उन्हें उत्तर प्रदेश आने दें। जबकि राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के प्रवासियों के लिए यात्रा पास बनाए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि इस शर्त के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासियों को उत्तर प्रदेश जाने के लिए 2 दिन पहले तक जारी हो रहे पास बनाना अचानक बंद कर दिया है। इसके साथ ही ट्रेन के किराए को लेकर भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार में मतभेद है। प्रदेश सरकार को 15% ही प्रवासियों का किराया वहन करना है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से मुख्य सचिव महाराष्ट्र को जारी पत्र में कहा गया है कि ट्रेनों के माध्यम से यूपी के निवासियों को भेजे जाने के अनुमति पत्र प्रांत के जिलाधिकारियों के स्तर से प्राप्त हो रहे हैं। अनुमति पत्र भेजे जाने से पूर्व ही टिकट क्रय कराने का कार्यवाही संबंधित जिला द्वारा किया जाना, बिना सॉर्टिंग किए हुए टुकड़ों में सूचियां भेजा जाना, सूचियों में एकरूपता नहीं होना आदि कमियों के साथ आनन फानन में अनुमति पत्र प्राप्त होने के कारण समय की बर्बादी होती है। इसीलिए ट्रेन चलाने के 24 घंटे पहले ईमेल पर जिलावार यात्रियों की सूचियां भेजी जाएं। इस सूची में संबंधित जिलाधिकारी का अग्रसारण पत्र तथा यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करा लिए जाने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बढ़ती उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या झेल रहे मुलायम सिंह को गुरुवार को दिन में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी में भर्ती होने ही उनका इलाज शुरू हो गया और अब उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को पेट में गड़बड़ी की शिकायत है। उनके साथ काफी देर तक उनके छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा पूर्व सांसद डिंपल यादव भी अस्पताल पहुंची थीं। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मुलायम सिंह यादव को तकरीबन 5 दिनों से कब्ज की दिक्कत थी। इस वजह से उन्हें बुधवार को मेदांता में भर्ती कराया गया था। एंडोस्कोपी के जरिए उनका उपचार किया गया, जिसके बाद अब उनकी स्थिति सामान्य है। शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव बढ़ती उम्र की वजह से आने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके साथ ही उन्हें पेट की दिक्कतों के चलते कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था। रिटायरमेंट के दिन विदाई भाषण में बोले सुप्रीम कोर्ट जज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपनी नौकरी के अंतिम दिन विदाई भाषण में जुडिशरी पर तीखी टिप्पणी की। बुधवार 6 मई को सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल द्वारा आयोजित वर्चुअल फेयरवेल पार्टी में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि देश का कानून और न्याय तंत्र चंद अमीरों और ताकतवर लोगों की मुट्ठी में कैद में है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति जो अमीर और शक्तिशाली है वह सलाखों के पीछे है तो वह मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान बार बार उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा जब तक कि किसी दिन वह यह आदेश हासिल नहीं कर लेता कि उसके मामले का ट्रायल तेजी से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, वर्तमान समय और दौर में न्यायाधीश इससे अनजान होकर आइवरी टॉवर में नहीं रह सकते कि उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा, ऐसा गरीब प्रतिवादियों की कीमत पर होता है जिनके मुकदमे में और देरी होती जाती है क्योंकि वह धन के अभाव में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जस्टिस गुप्ता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर कोई अमीर शख्स जमानत पर है और वह मुकदमे को लटकाना चाहता है तब भी वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले का ट्रायल या पूरी सुनवाई प्रक्रिया तब तक बार बार लटकाएगा जब तक कि विपक्षी पार्टी परेशान ना हो जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।